अस्सलाम वालेकुम। एवोल्यूशन का हमारे पास एचएससी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। और उसमें हमारे पास जो है वो थ्योरीज हैं जो कि हमने एवोल्यूशन की पढ़नी है, और उसमें एवोल्यूशनरी चेंज किस तरह से आता है। फिर उसके बाद हमारे पास माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन क्या है, और फ्रीक्वेंसीज चेंज किस तरह से होती हैं। फिर इसमें आपके पास जो है वो म्यूटेशन प्रेशर है, सिलेक्शन प्रेशर, इमिग्रेशन, क्रॉस ब्रीडिंग और जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसकी हम देखेंगे डेफिनेशन और इसमें साथ साथ उसकी एग्जांपल। इसके अलावा आइसोलेशन क्या, एवोल्यूशन में क्या रोल है वो देखेंगे। इसमें आपके पास जो है वो एडॉप्टिव रेडिएशन आ जाएगी, और एलोमेट्री और ऑर्थोजेनेसिस जो है वो आपके पास टाइप्स आ जाएंगी। और दूसरा जो है वो हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन का, जो एक हम हमारे पास डार्विन ने जो कंसेप्ट दिया था, जो मॉडर्न है वो कौन सा है, उसके लेवल्स क्या हैं और उसका सिलेक्शन पैटर्न क्या है। फिर उसकी जो एग्जांपल्स हैं साथ में वो देखेंगे। फिर वो जो नेचुरल सिलेक्शन के जरिए से ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट होते हैं, उनके इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो अर्थ है उस पे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो लामार्क को डिस्कस करेंगे, और लामार्क इसमें हम देखेंगे कि लामार्क जो है वो सबसे पहले हमारे पास एवोल्यूशन में उसका नेम आता है। और उसका जो फुल नेम है वो हमारे पास जीन बैप्टिस्ट लामार्क है, और वो 1744 में पैदा हुआ था और 1829 में उसकी डेथ हुई। वो फ्रेंच जोलॉजिस्ट कहलाता है। और उसने सबसे पहले जो है वो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है वो स्टडी की, और उसने फिर एक थ्योरी दी, और उसने कहा कि थ्योरी में जो है वो चेंज किस तरह से अकर होता है, तो वो उसने उस बारे में उसको डिस्कस किया। उसके बाद लामार्क ने जो अपनी अर्ली लाइफ गुजारी जोलॉजिस्ट बनने से पहले, वो पहले बॉटनिस्ट होता था, और जब उसकी एज 50 के करीब पहुंची तो फिर उसने जोलॉजी की तरफ अटेंशन स्टार्ट की। लामार्क ने स्टडी के दौरान में एक वो आइडिया पे पहुंचा, और उसने ये कहा कि जो स्पीशीज होती हैं वो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन वो डेराइव करती हैं दूसरी स्पीशीज से। और वो कौन सी स्पीशीज होती हैं, वो आपके पास प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज होती हैं जो कि मौजूद होती हैं। और उसके बाद उसने कहा कि लामार्क ने ये जो जब बात की कि प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज होती हैं और उनसे डराइव की जाती है न्यू स्पीशीज, और उसके इस व्यू को जो है वो वहाँ उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसको चैलेंज किया। और उसमें से एक वो साइंटिस्ट है वो हमारे पास है जॉर्जियस केवियर। और 1809 में लामार्क जो है वो पब्लिश किया उसमें फिलोसफी जोलॉजी की। ठीक है, वो उसका आइडिया था। और उसके बाद जिसने क्रिटिसाइज किया और जिसने चैलेंज किया उसको, वो हमारे पास जो है वो जॉर्ज क्यूवियर का नेम मौजूद है। और जो उसने थ्योरी पेश की और उसमें उसने बताया कि जो चेंज होता है वो किस तरह से अकर होता है, और उसमें फॉर्मेशन कैसे होती है न्यू स्पीशीज की, न्यू टाइप्स की। और उसके व्यूज के अकॉर्डिंग जो वो जो एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म था वो आउट मोडेड था, और अब भी इवन के ओल्ड था, और उसके टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस आई। और वो एक फर्स्ट एवोल्यूशनिस्ट था जिसने ये कहा कि एवोल्यूशन जो होती है वो एक जनरल फैक्ट है जो कि ऑल लाइफ फॉर्म्स को कवर करती है। ठीक है, इसलिए जो हम एवोल्यूशन की जब बात डिस्कस करते हैं तो उसमें लमार का नेम पहले डिस्कस किया जाता है। लेकिन जो ज्यादा रोल है एवोल्यूशन में वो आप हमारे पास जो है वो डार्विन का है। वो उसकी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो एवोल्यूशन स्टार्ट ही डार्विन से हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है उसने दो थ्योरीज जो है वो एक थ्योरी दी जिसको हमारे पास थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है, और एक उसका आइडिया था कि यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स। ये जो थ्योरी उसने दी, ये बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि जो एवोल्यूशनरी चेंजेस की जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है। और ये थ्योरी वो उसने प्रपोज की थी, वो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरह से इनहेरिटेड होते हैं। लामार्क ये भी बिलीव करता था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेवलप करते हैं अपनी न्यू ऑर्गेनिजम्स को, न्यू ऑर्गन्स को, और उसकी बेस पे न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं। और या फिर ये होता है कि या तो न्यू ऑर्गन बनेगा या फिर वो जो ऑर्गन पहले से मौजूद होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से। और वो ये जो हमारे पास ऑर्गन चेंज हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जो कि उस ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम के दौरान में। तो उसने जो है वो उसके बारे में डिस्कस किया। उसने एक एग्जाम्पल दी, और वो हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो जिराफा की है। वो हमने उससे पहले जो एफएससी में उसको भी डिस्कस किया। एफएससी में भी हमने ये एग्जाम्पल जो है वो पढ़ी।
अच्छा, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल थी जराफा की, उसने क्या किया कि ट्रीज की ब्रांचेस तक, हायर जो ब्रांचेस है वहां तक पहुंचने के लिए उसको जो है वो हाइट और अपनी नेक जो है वो लॉन्ग चाहिए थी। लेकिन तब जो है वो जराफा तो जो इंसेस्ट्रल जिनको जराफा कहा जाता है, उनकी नेक जो है वो शॉर्ट थी। लेकिन टाइम के साथ साथ फिर वो इंक्रीज होगी, और इस तरह से ये कहा जाता है कि उसने अपनी जो नेक है, उसमें शोल्डर है, उसको जो है वो इन्हांस किया, नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके आया। ठीक है, जिसको ये कहा जाता है कि ये उसने करेक्टर जो है वो एक्वायर्ड किए, और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उसने पास किए। ये जो मॉडिफिकेशन हुई, क्योंकि पहले शॉर्ट थे और फिर लॉन्ग होगी, एक मॉडिफिकेशन होगी, तो वो उसने नेक्स्ट जनरेशन को पास किए। और उसने साथ में ये भी कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा ऑर्गन्स को यूज करते हैं वो हाईली डेवलप होते जाएंगे टाइम के साथ साथ, उसमें तरक्की आती जाएगी। और जो नहीं यूज होंगे वो टाइम के साथ साथ जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे, और इस तरह से उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और ये जो हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स की जो थ्योरी है, उसमें के जो करेक्टर्स क्या हैं कि इंटरनल फोर्सेस होंगी, इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये जो बेसिकली फोर्सेस हैं, इनका क्या है कि वो जो ऑर्गन या जो पार्ट जो होता है, वो जो रिक्वायर होता है कि इसको इंक्रीज करना है, तो वो हमारे पास जो है वो इंक्रीज होगा। और वो किस तरह से इंक्रीज होगा? अकॉर्डिंग टू डिजायर और नीड। वो स्ट्रक्चर जो है वो इपेयर होगा, जैसे हमने देखा जराफा में कि शॉर्ट नेक जो है वो लॉन्ग में चेंज हो जाएगी। और डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास दूसरी बेसिक इंफॉर्मेशन है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे इफेक्ट होगा, और वो डायरेक्टली जो है वो अपने आप को मॉडिफाइड करेंगे, और वो जो मॉडिफाइड जनरेशन होगी, वो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो उसी में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रांसफर होगी मॉडिफाइड। दूसरा यूज और डिसयूज है, जैसे उसमें मैंने आपको बता दिया कि जो यूज होंगे वो हाईली डेवलप होते जाएंगे, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन जो यूज नहीं होंगे, डिसयूज होते जाएंगे, वो टाइम के साथ साथ जो है वो विस्टीजियल स्ट्रक्चर्स में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर थ्योरी की ही करेक्टरिस्टिक जो है वो लास्ट हमारे पास पॉइंट है, जिसमें क्या होता है कि जो बॉडीली मॉडिफिकेशंस आती हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो ट्रांसफर होती हैं जर्म सेल्स को, और जर्म सेल जो है वो अफेक्ट करते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन को। जर्म सेल्स में हमारे पास आ जाते हैं स्पर्म और एग, ठीक है, जिनको हम गैमेट्स का भी नाम देते हैं। कंक्लूजन में अगर हम देखें कि लामार्क ने, या लामार्किज्म जो आइडिया है उसका कंक्लूजन क्या है, उसका मेन जो आइडिया है वो क्या है? एक तो ये है कि जो इनहेरिटेंस होती है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट होगी, जो चेंजेस उसमें आती हैं वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगी वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल। और दूसरा हमारे पास लामार्क ने, उसने क्या कहा कि ये जो चेंजेस होती हैं ये ऑर्गेनिक चेंजेस एनिमल्स में देखने को मिलती हैं, और ये तब रिजल्ट होंगी जब कोई एनवायरमेंटल या फिर जो है वो ये चेंजेस जो है वो ग्रेजुअल होंगी। एक्सीडेंटली जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में फौरी तौर पे ये सब कुछ, ये मॉडिफिकेशन नहीं होंगी। ठीक है, इसको टाइम लगेगा, जिसको हम ग्रेजुअल चेंज कहते हैं, जिसमें हमें फॉर एग्जांपल डेकेड्स रिक्वायर होते हैं, या आप 2 डेकेड्स कह लें, 3 डेकेड्स कह लें, या उससे ज्यादा का टाइम कह लें। थर्ड जो हमारे पास आ जाती है कि एनिमल्स जो है उसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं, और वो जो इन्वायरमेंट की वजह से चेंजेस आती हैं वो नीड बेस्ड चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने इन्वायरमेंट के बाद, जैसे गर्मी होती है, सर्दी होती है, अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार रखते हैं। सेम उसी तरह से जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, कोई टेम्परेचर पीएच या यूवी रेडिएशन है वो फॉल कर रही होती है, या फिर रेन है वो हो रही होती है, तो उस दौरान में ही अपने आप को जो है वो उसी के अकॉर्डिंग ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, और ऑर्गन्स जो है वो मोस्टली तौर पे एक्सटेंसिवली इनलार्ज होते जाते हैं, और जो इनलार्ज होंगे वो मोर एफिशिएंट होते जाएंगे टाइम के साथ साथ। लेकिन जो ऑर्गन जो है वो लार्ज नहीं हो सकते और उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर सकते, वो डीजनरेट होते जाएंगे, और उनकी की जो है वो एट्रोपी, वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसको खा जाएंगे, और वो हमें उसके नामो निशान भी देखने को नहीं मिलेंगे। और इस तरह से ये जो हमारे पास चेंज करेक्टरिस्टिक्स हो रही होती हैं, ये जिनको हम एक्वायर्ड ट्रेड्स का भी नाम देते हैं, ये जो चेंज, ये मॉडिफिकेशंस आती हैं, ये ट्रांसमिट होती हैं ऑफ स्प्रिंग में, और इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, जिसको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स का नेम दिया गया। अच्छा, इसमें एक हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लामार की। लामार्क इसको, क्योंकि लामार्क ने दिया था इसको, इसीलिए लामार्किज्म भी कहा जाता है, या फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड
करेक्टर्स बाय लामार्क, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो जराफा होते हैं उनमें हमारे पास जो डेयर लाइक इंसेस्टर होते हैं बिल्कुल हिरन की तरह के, और ये अफ्रीका जो प्लेस है वहां पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ग्राउंड पे मोस्टली तौर पे ये विदाउट ग्रास भी जो है वो डिपेंड करते हैं फूड के लिए। और ट्रीज, जब इनको ग्रास अवेलेबल नहीं होगी ग्राउंड पे, तो फिर ये ट्रीज की तरफ मूव करेंगे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ताकि खा पी के जो है वो जिंदा रह सकें। और इसके लिए इनकी जो नेक थी वो शॉर्ट थी, और जब इन्होंने हायर ब्रांचेस की तरफ मूव किया फूड हासिल करने के लिए, तो इस तरह से इनकी ब्रांचेस की वजह से इनकी जो नेक है वो लॉन्ग हो गई। ठीक है, और इस तरह से इन्होंने ये मॉडिफिकेशन की, और फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होगी, और इस तरह से जो शॉर्ट नेक रखने वाले जराफा थे वो खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ वेब्ड टोज इन डक्स। ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, और इसमें क्या किया कि डक्स और जो अदर इक्वेटिक बर्ड से फॉर एग्जांपल उन्होंने जो है वो वाटर पे जो है वो हमला किया लैंड से आके। किस लिए किया? और वो हमला इसलिए किया ताकि वो अपनी फूड जो है वो लैंड में सर्च कर सके। पहले वो लैंड पे उनको अवेलेबल है, वहां से खा सकें, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में इतना लैंड पे जो है वो खाने के लिए मटेरियल नहीं होता था, तो वो अपनी फूड के लिए वाटर्स की तरफ मूव करते थे। और इस दौरान ये जो बर्ड होते थे बेसिकली, जब वो पानी में चले जाते थे इनके लिए फ्लाइंग में मुश्किल होती थी, और इनको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती थी। तो इस दौरान में इन्होंने क्या किया कि जो अपने टोज हैं इन्होंने वहाँ पे वेब जो है वो जनरेट की, और इस तरह से जब इन्होंने जनरेट की तो वाटर में जाने के बाद फिर ये वहाँ से इजीली तौर पे स्विम करके या फिर फ्लाई करके बाहर आ सकते थे लैंड पे। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास अजराफा की डायग्राम दिखाई गई है। ये शॉर्ट नेक, और टाइम के साथ साथ ये हमारे पास लॉन्ग नेक हो गई, और ये हायर ब्रांचेस तक पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पे एग्जांपल है वो आई पोजीशन की है फिशेस में। कि फिशेस में जो आई पोजीशन है वो क्या रोल प्ले करती है। जो सबसे पहले फिशेस थी वो फ्लैट फिशेस थी, और वो डीप सी वाटर में रहती थी, और वो आपके पास कहाँ पे होंगी? बॉटम सरफेस पे होंगी। और वहां पे आपको पता है कि जो बॉटम सरफेस होती है वहां पे जो सनलाइट होती है वो नहीं पहुंच सकती। एक तो अपर सरफेस पे होती है, और एक मीडियम सरफेस पे कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अपर सरफेस के। लेकिन बॉटम सरफेस पे जो सनलाइट होती है वो टाइम के साथ साथ वहां पे आपको देखने को नहीं मिलती, और इसलिए वहां पे वो जो बॉटम सरफेस होती है वहां पे लाइफ जो है वो इनएक्टिव हो जाती है, क्योंकि लाइट वहां पे अवेलेबल नहीं होती, और वहां की जो स्पीशीज होती हैं वो लाइट की एब्सेंस की वजह से जो है वो डाई करना स्टार्ट कर देती हैं। और ये इनएक्टिविटी जो इस तरह से है, और उन्होंने क्या किया कि जो आई की जो पोजीशन थी जिस साइड पे फिश की आई मौजूद थी टुवर्ड वो बॉटम साइड पे मौजूद थी, और उसने माइग्रेट किस तरफ से किया? वो जो आई साइड थी उसने आई ने बॉटम सरफेस से जो है वो अपर साइड की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से जो आईज है दोनों साइड पे जो है वो डेवलप होगी। जो अपर भी है और वो लोअर भी है। ठीक है, वो उसमें हम देखते हैं जो हमारे पास फिश होती है तो आपको राइट और लेफ्ट दोनों पे देखने को मिलती है। और फोर्थ है हमारे पास है लॉस ऑफ हाइंड लिम्ब इन वेल्स। और इसमें क्या होता है कि जो वेल्स हैं उन्होंने अपने जो हाइंड लिम्ब से और वो लॉस करना शुरू कर दिए ड्यू टू इनहेरिटेड इफेक्ट ऑफ डिसयूज, क्योंकि वो यूज नहीं होते थे तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिसयूज होने लग गए, और वो फिर रिमूव हो गए। ठीक है, लॉस होना शुरू हो गए। लॉन्ग लेग्स इन वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स में हमारे पास है जिकाना है, और इन्होंने क्या किया कि अपनी लॉन्ग लेग्स जो है वो डेवलप की। और वो किस लिए की? ताकि ये जो वाटर का जो लेवल है जिसमें ये वहां पे रह रहे होते हैं, ये अपनी जो बॉडी है वो उसको वाटर से ऊपर रख सकें। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास जराफा ने शॉर्ट नेक को लॉन्ग नेक में चेंज किया। सिक्स पे हमारे पास है कि लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। और स्नेक ने क्या किया कि उनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है और उन्होंने लिम्स को लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो क्रीपिंग मूवमेंट की तरफ मूव कर गए। जब उन्होंने क्रीप किया तो उनको जो है वो लिम्स की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस वजह से वो उनकी लिम्स जो है वो लॉस हो गई। और नेक्स्ट सेवन पे हमारे पास है रिडक्शन इन आइस इन मोल्स। मोल्स बेसिकली जो है वो अंडरग्राउंड जो एरिया होता है वहां पे वो रहते हैं, और इनकी आइज जो है वो रिड्यूस होगी। और जो केव में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें जो आइज होती हैं वो होने के बावजूद भी जो है वो फंक्शनल नहीं होती, बल्कि फंक्शन लेस हो जाती हैं। और फंक्शनल ना होने की वजह से इवन वो डिसअपेयर भी हो जाती हैं। जैसे हमने कहा कि जो डिसयूज
ऑर्गन्स होते हैं जो यूज नहीं होते वो जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। पेड़ पे हमारे पास है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स। लामार्क ने एक एक्सेप्ट की थ्योरी, और वो किस साइंटिस्ट की थी, वो हमारे पास थी जी थ्योरी ऑफ एस टी हिलेरे। और अकॉर्डिंग टू हिम, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि प्लांट फॉर्म जो बनेगी वो कंबाइन इफेक्ट से बनेगी, और वो किसके कंबाइन इफेक्ट से बनेगी, इन्वायरमेंट के कंबाइन इफेक्ट से बनेगी। ठीक है, जो हमारे पास प्लांट की जो भी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती है वो हमारे पास इन्वायरमेंट के कंबाइन इफेक्ट से बनती है। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल भी हैं जिसमें हमारे पास जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आ जाते हैं लिविंग एनिमल्स में, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं होते और वो डिसयूज हो जाते हैं। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल में हमारे पास है क्लॉज इन कार्निवोरा। कार्निवोरा है, उनमें जो क्लॉज होते हैं वो हमारे पास इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। सेंसिटिव स्किन और टेक्टाइल जो पॉइंट्स होते हैं वेंट्रल साइड पे बॉडी के। और दूसरा हमारे पास है कैल्योसाइट्स ऑफ पाम। ठीक है, इन हार्ड वर्कर्स। ठीक है, उनमें टाइम के साथ साथ अब जो वर्क नहीं करेगा उसके जो हैंड होंगे वो सॉफ्ट होंगे। और दूसरा जो हमारे पास वर्क कर रहे होते हैं जैसे मजदूर होते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनली यही काम होता है कि उन्होंने डेली बेसिस पे वर्क करना है। तो इस तरह से जो उनकी पाम होती है वो जो है वो टाइम के साथ साथ हार्ड होती जाती है। सिग्निफिकेंस के अगर आप अकॉर्डिंग बात करें तो सिग्निफिकेंस में हमारे पास जो लामार्किज्म थ्योरी है वो एज कम्पेयर टू डार्विनिज्म थ्योरी के सिंपल है। और इसके अलावा इसमें चेंजेस जो है वो ऑर्गेनिजम्स में आती हैं। और ये फर्स्ट कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव जो मैकेनिस्टिक थ्योरी है वो ये मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है। इसके लिए हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल या फिर अदर प्रूफ्स अवेलेबल नहीं है। इस थ्योरी को टेस्ट भी किया गया, और ये जो थ्योरी है इसने मोस्टली जो कॉमन एग्जांपल्स हैं कुछ बेसिस पे इसको जो है वो एग्जांपल्स की बेसिस पे एग्जाम्पलीफाइड किया गया। और ये तकरीबन 70 इयर्स तक जो है वो पॉपुलर रही। और मोस्ट पर्सन्स क्या करते थे कि जो लार्जर मसल्स और एक्सरसाइज के दौरान जो एक्सरसाइज करते हैं उनके मसल्स जो हैं वो जिसको हम क्या कहते हैं ट्राइकेप्सिड और बाइकेप्सिड का, वो लार्जर स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। तो वो भी हमारे पास इसमें एग्जांपल आती है। और इसमें क्रिटिसिज्म क्या था, और या फिर आप इसको ऑब्जेक्शंस कह लें या फिर चैलेंज कह लें कि कुछ साइंटिस्ट ने इसको किया। तो ये जो थ्योरी थी लामार्किज्म की, जिसको लामार्क ने पब्लिश किया 1802 में। और इसने सोशल जो क्रिटिसिज्म था उसको भी फेस किया, और दूसरा साइंटिफिक के अकॉर्डिंग भी इसको जो क्रिटिसिज्म आया उसको भी फेस किया। और इस तरह से सोसाइटी यही ने बेसिकली जो है वो इस आइडिया, ये जो एवोल्यूशनरी इसने आइडिया दिया कि प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से आते हैं या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया सोसाइटी ने। और इसके साथ साथ ये जो थ्योरी है जो मोस्टली साइंटिस्ट थे उसको कन्विंस नहीं कर सकी, क्योंकि इसमें जो है वो कोई एविडेंस या सपोर्ट या प्रूफ अवेलेबल नहीं था। लामार्क जो है वो इस थ्योरी की बेस पे जो उसमें एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं कि आइडियाज उसने दिए, और उसकी बेस पे वो क्रिटिसाइज हुआ अब तक के टाइम के लिए टुडे। वो अब जो है वो क्रिटिसाइज किस लिए होता है कि मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशनरी चेंज। ठीक है, ये जो इनहेरिटेंस और एवोल्यूशनरी चेंज क्या, क्योंकि जेनेटिक का कंसेप्ट जो है वो मंडल ने दिया और वो काफी अरसे के बाद जाके आया है, तो इसलिए तब जो है वो ये हमारे पास जो जेनेटिक्स है जीन्स है इसका कंसेप्ट नहीं था, और वो इसको प्रूफ नहीं कर सका, और इसमें जो एविडेंसेस थे वो अवेलेबल नहीं थे। और मोस्टली ये है कि जो चेंजेस होती हैं वो पास करती हैं नेक्स्ट जनरेशन में गैमेट्स के थ्रू, जैसे हमने वो जर्म सेल्स पढ़े। और इसमें यह है कि जो चेंज इन द नेक ऑफ जराफा डज नॉट अकर इन जेनेटिक मटेरियल, ये एक जेनेटिक्स में नहीं आता। वो जो गैमेट्स है स्पर्म या एग है ये एक जेनेटिक में नहीं आता। ठीक है, और इस तरह से ये जो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन को तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे पास गैमेट्स या जेनेटिक्स बेसिस में इंक्लूड नहीं होता। ये यहाँ पे हमारा जो लामार्किज्म का है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो डार्विन का करेंगे।